हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं जिशान अहमद और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बिहार बोर्ड के 12th के इंग्लिश लिटरेचर के सेक्शन से उसका फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज हम उस इंग्लिश लिटरेचर के सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका मतलब होता है इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, एंड और कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसको लिखा है महात्मा गांधी जी ने, जिनको हम बापू बोलते हैं, हमारे फादर ऑफ नेशन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रो। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, ऐसे किसी पर्सनैलिटी के बाद अगर ये टाइमिंग दो तरह की एक ब्रैकेट में अगर लॉक इस तरीके से कहीं पे दी गई हो तो उसका मतलब आप साफ समझ जाना चाहिए आपको कि पहले में उनका जन्म हुआ था और दूसरे वाले टाइम में उनकी मृत्यु हुई थी। दास करमचंद गांधी की जो जन्म है वो 1869 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1948 में हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, वो फादर ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता बापू, और पॉपुलरली नोन का मतलब होता है कि जिस नाम से वो प्रख्यात हैं, जाने जाते हैं। तो पॉपुलरली नोन मतलब जाने जाते हैं, विख्यात हैं, एज बापू, बापू के नाम से, और या द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से। तो मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 में हुई थी, वो बापू और राष्ट्रपिता के नाम से प्रख्यात थे, जाने जाते थे। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ पे दिख रही है क्योंकि एक से जब दूसरे के साथ जब तुलना होती है, कंपैरिजन होते हैं, तो उसको डिग्री सेक्शन में कंपैरिजन वाले सेक्शन में हम इसको देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री के रूप में। तो वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, इसका मतलब ये कि वो एक नेता, राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, फुल स्टॉप। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड इस्तेमाल किया, ट्रुथ मतलब होता है सच, एंड नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, एज अ चीफ वेपन्स का मतलब होता है प्रमुख मुख्य हथियार, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक बार शुरू से पूरा लाइन पढ़ते हैं। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी लिटरेचर को जानने और समझने के लिए हम उसको ब्रेक करके तोड़ तोड़ के समझे तो ज़्यादा बेहतर से हमें समझ में आता है। और उसके लिए हम एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ कि जो भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, उसके सब्जेक्ट को उठा के हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका हमने सब्जेक्ट उठाया ही और लास्ट से स्टार्ट करते हैं इंडिया से। उन्होंने इन इंडिया, भारत में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज के खिलाफ, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को अपने प्रमुख हथियार के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ सत्य और अहिंसा को अपने प्रमुख हथियारों के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और इंडिया को आज़ादी दिलाने में मदद की।
हेल्प्ड इंडिया, इंडिया को मदद की गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी दिलाने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वो 1915 से लेके 1948 मतलब 1915 से लेके 1948 तक वह पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में अपना दबदबा कायम रखे, अपना प्रभुत्व कायम रखे। ही डेड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी। वह 30 जनवरी ही डेड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। वो जो बापू हमारे हैं वो 30 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक का मतलब होता है पागल, सनकी या अधकपारी आप कह सकते हैं। जो बापू जो है वह 1948 में 30 जनवरी को एक पागल के हाथों मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। उनकी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस मतलब कई, आर्टिकल्स मतलब उनके लेख, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, दैट मतलब जो, ही रोट उन्होंने लिखा, फॉर यंग इंडिया उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा। फिर से पढ़ता हूँ लाइन को पूरा। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ और कई जो लेख हैं जो उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा, एंड और द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशंस, और जो भाषण दैट जो ही डिलीवर्ड उन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेशंस, भिन्न अवसरों पे, मतलब भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पे डिलीवर किया, दिया। रिवील हिम, उनका रिवील का मतलब देखिए ऐसे तो होता है खुलासा करना, लेकिन हम यहाँ पे इसका सेंस होगा बताना। रिवील हिम उनके बारे में बताता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, उनके बारे में बताता है। रिवील हिम बताता है उनके बारे में, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में नहीं, बट लेकिन ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमैटिक इंग्लिश, लेकिन एक पवित्र और प्रासंगिक इंग्लिश के महान मास्टर के रूप में भी उनको बताता है, उनके बारे में रिवील करता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो निम्न निचोड़ है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो निम्न निचोड़ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो निम्न निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन। साउंड का मतलब एक्चुअली में होता है मजबूत, लेकिन साउंड का मतलब होता है एक्चुअली में ध्वनि, साउंड ध्वनि या फिर आवाज़, ऐसे ध्वनि आवाज़ को बोलते हैं साउंड, लेकिन यहाँ पे साउंड का मतलब होगा मजबूत। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। ध्यान से पढ़िए इसको। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। मतलब ये जो निम्न निचोड़ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसमें गांधी जी जो हैं वो भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। which has successfully withstood the passage of time, which has successfully withstood, मतलब जो समय के हाशिए पर सफलतापूर्वक खरा उतरा है। which has successfully withstood the passage of time, जो समय के हाशिए पर सफलतापूर्वक
विदस्टूड का मतलब होता है खरा उतरना, खरा उतरा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, जो पश्चिमी सभ्यता है जिसके पास इसको थोड़ा हम ब्रेक करके पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट। टू प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार। मटेरियलिटी मतलब होता है भौतिकतावाद। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन एंड एलिवेट्स द मॉरल बीइंग। और देखिए, भारत द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जिसके पास भौतिकता के विशेषाधिकार का रुझान है, कैन नॉट मैच, वो नहीं मिल सकता द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। कहने का मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मैटेरियलिटी को प्रिविलेज देता है। मैटेरियलिटी मतलब भौतिकतावाद वाली चीज़ों को प्रिविलेज देता है, रुझान देता है, टेंडेंसी देता है, विशेषाधिकार देता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता को बढ़ावा देती है, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, वो भौतिकतावाद के विशेषाधिकार को रुझान देती है। कहने का मतलब कि वहाँ के लोग हैं वो किसी काम को करने में मैटेरियलिटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, खुद अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते हैं। वो किसी भी मटेरियल को, किसी भी काम को आसानी से करने के लिए मैटेरियलिटी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मुझे यहाँ से अगर 1 किलोमीटर जाना हो, अगर मुझे बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंसी ना हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पैदल चला जाऊँगा, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या है कि अगर उनको यहाँ से अगर 1 किलोमीटर अगर जाना होगा तो वो क्या करेंगे, या तो मोटरसाइकिल निकालेंगे, अपना कार निकालेंगे, मतलब सुविधा ज़्यादा, सुख सुविधा में ज़्यादा वो लोग विश्वास करते हैं। तो यही उनके इस लाइन का कहने का मतलब है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। मतलब पश्चिमी सभ्यता जिसको भौतिकतावाद के विशेषाधिकार का रुझान है, वो भारतीय सभ्यता के जो नैतिकता को बढ़ावा देता है उसके साथ वो बराबरी मैच नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार शुरू से अंत तक एक बार डायरेक्ट मैं हिंदी समझा देता हूँ आपको। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 में हुआ था, वो बापू या राष्ट्रपिता के नाम से प्रख्यात थे, और वो एक राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ सत्य और अहिंसा को अपने प्रमुख हथियारों के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। 1915 से 1948 तक वो भारतीय राजनीति में पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व कायम रखे, मतलब अपना दबदबा कायम रखे। ही डेड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। वो 30 जनवरी 1948 को एक पागल या फिर एक सनकी के हाथों मारे गए। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और कई लेख जो उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा है, और भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पे दिया है, उन्हें बताता है, उन्हें न सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में बताता है, बल्कि एक पवित्र और प्रासंगिक इंग्लिश के महान मास्टर के रूप में भी उनको बताता है। निम्न निचोड़ भारतीय सभ्यता और संस्कृति, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के निम्न निचोड़ में गांधी जी भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं जो समय के हाशिए पर सफलतापूर्वक खरा उतरा है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो भौतिकतावाद के विशेषाधिकार को रुझान देता है, वो भारतीय सभ्यता के जो नैतिकता को बढ़ावा देता है उससे कभी मैच नहीं कर सकता। मतलब हमारा इंडियन सिविलाइजेशन हमेशा सर्वोपरि है। आगे देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ है। आई बिलीव दैट द civilization India has evolved
इज़ नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। आई बिलीव, मैं मानता हूँ, दैट कि द सिविलाइजेशन, सभ्यता, इंडिया हैज़ इवॉल्व, मैं मानता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, इज़ नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में कहीं पे भी हराया नहीं जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर ancestors। नथिंग कैन इक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता। द सीड्स, बीज, सोन, बोए गए हैं, बाय आवर ancestors, जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम चले गए। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस ने भी वही भाग्य साझा किया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट यहाँ पे है, इसका मतलब ग्रीस की भी वही दुर्गति हुई। द माइट ऑफ फराउज वॉज ब्रोकन। माइट का मतलब होता है पराक्रम। फराउज उसको बोलते हैं जो मिस्र के जो पुराने राजा जो थे उनको फराउज बोला जाता था। तो द माइट ऑफ द फराउज वॉज ब्रोकन, जो फराउज यानी मिस्र के राजाओं का जो पराक्रम था वो वॉज ब्रोकन, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है। जो मिस्र के राजाओं का पराक्रम टूट चुका था। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ये कैसे मैंने पहचाना कि ये पैसिव वॉइस है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको आसानी होगी किसी भी पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए। और पैसिव वॉइस को पहचानने का मतलब क्या, कि आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट नहीं काम कर रहा है, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। कहने का मतलब अगर इसको फिर से आप पढ़ें, द माइट ऑफ द फराउज वॉज ब्रोकन, मतलब मिस्र के राजाओं का पराक्रम टूट चुका था। मिस्र के राजा ने पराक्रम नहीं तोड़ा था, मिस्र के राजाओं का पराक्रम टूट चुका था। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल सेंटेंस और वॉइस में। तो इसमें आपको समझ में आया। बी का फॉर्म है, यहाँ पे बी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे बी, बीइंग, बीन, वॉज, वर, ये सब बी के फॉर्म ही हैं। तो वो होना चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। इससे आपको पता चल सकता है कि ये पैसिव वॉइस है। तो मिस्र के राजाओं का पराक्रम टूट चुका था। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो चुका था, मतलब जापान जो है वो पश्चिमी सभ्यता से घुल मिल चुका था। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना का कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किस पक्ष में है। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन जो भारत है, जो इंडिया है, वो अब भी कैसे भी करके अपने नींव पे मजबूती के साथ टिका हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, जो यूरोप के जो लोग थे, द पीपल ऑफ यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स, अपना सीख गए थे, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस के इंसानों के लेखनियों से, जो यूरोप के जो लोग हैं वो अपना सीख चुके थे। मतलब जो ग्रीस के साथ हुआ था, जो ग्रीस के नॉवेल्स में लिखे गए थे, या फिर जो भी ग्रीस का जो हालात था, उससे यूरोप के जो लोग थे उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। और या रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, या जो रोम है वो अपने पुराने गौरव में अब अस्तित्व नहीं रखता था। तो आइए देखते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, इनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन, जो यूरोप के लोग हैं वो ऐसी कल्पना करते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो यूरोपियंस जो हैं, जो यूरोप के लोग हैं, वो कल्पना करते हैं कि वे लोग ग्रीस और रोम की गलतियों को अनदेखा करेंगे, बचेंगे उनसे, अवॉइड करेंगे, उनसे बचेंगे। मतलब जो यूरोप के लोग हैं वो ऐसा इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि वो ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, कितना ही उनका दयनीय स्थिति है। अब इस पैराग्राफ को फिर से शुरू से आपको डायरेक्ट हिंदी में भी बता देता हूँ।
आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन, यहाँ से मैं मानता हूँ कि सभ्यता जो भारत ने विकसित की है वो दुनिया में कहीं भी नहीं हराया जा सकता। जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम चले गए, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, ग्रीस ने भी वही भाग्य साझा किया, मतलब ग्रीस की भी वही दुर्गति हुई। द माइट ऑफ द फराउज वॉज ब्रोकन, जो मिस्र के राजाओं का मतलब फराउज का जो पराक्रम था वो टूट चुका था। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो चुका था, मतलब जापान पश्चिम की सभ्यता से घुल मिल चुका था। और चाइना का कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इंडिया कैसे भी करके अब भी अपने नींव पर मजबूती से बना हुआ है। जो यूरोप के लोग ग्रीस और रोम की लेखनियों से अपना सबक सीख गए थे। जो यूरोप के लोग हैं वो रोम और ग्रीस की लेखनियों से अपना अपना सबक सीख गए थे, जो अपने पुराने गौरव में अब अस्तित्व नहीं रखता है। इनसे सीखने की कोशिश में जो यूरोप के लोग हैं वो ऐसा कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। कितना ही दयनीय स्थिति है। अब आगे पढ़ते हैं। सेकंड, इन द मेडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन द मेडिस्ट का मतलब होता है इन सबों के बीच में, इन द मेडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया अडिग रहा, एंड और दैट इज़ हर ग्लोरी, और यह उसका गौरव है। यहाँ पे इमूवेबल उसको बोलते हैं जिसने अपना अस्तित्व बदला ना हो। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया अडिग रहा, एंड और दैट इज़ हर ग्लोरी, और यह उसका गौरव है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट, इट इज़ अ चार्ज, यह एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, दैट की हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। यह भारत के खिलाफ एक चार्ज, एक आरोप है कि वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो बहुत ही असभ्य, अड़ियल, अनपढ़ और सुस्त तरह के होते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, दैट इज़, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये संभव नहीं है टू इंड्यूस, उन्हें राजी करना, उन्हें प्रेरित करना, टू इंड्यूस देम, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, उनको राजी करना, टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी बदलाव को अपनाने के लिए उनको राजी करना, ये संभव नहीं है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह हमारे, मेरिट का मतलब होता है योग्यता, यह हमारे योग्यता के खिलाफ सचमुच में एक आरोप है। वॉट वी हैव टेस्टेड, जो हमने, वॉट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने परखा है, एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो हमने परखा है और अनुभव की कसौटी पे सत्य पाया है। वी डेयर नॉट चेंज, हम बदलने का साहस नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हम इंडियंस ने देखा है कि बदल के लोग वेस्टर्नाइज होके किस हद तक चले गए हैं। मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइसेस अपॉन इंडिया, बहुतों ने, थ्रस्ट मतलब किसी पे कुछ उधेड़ना डालना, मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुतों ने अपनी सलाह इंडिया पे थोपी। एंड और शी रिमेन्स स्टडी, लेकिन वह अभी भी निरंतर बना हुआ है। दैट इज़ हर ब्यूटी, और यह इसकी खूबसूरती है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारे आशा के लिए एक आखिरी आश्रय है। इट इज़ अ शीट एंकर, यह एक आखिरी आश्रय है, ऑफ आवर होप, हमारी आशा के लिए, मतलब हमारी उम्मीदों की ये एक आखिरी आशा है कि हम अभी भी बदले नहीं हैं। वी रिमेन्स स्टडी, हम लोग अभी भी निरंतर वैसे ही